तो चलिए शुरुआत करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल की, जिनमें रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानना है। ठीक है ना। मेन फंडा तो यही है कि अपने को रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ज्यादा पहचानना आता है पेपर में, तो यही अपने को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आगे इसके एग्जाम्पल लेके आऊंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पहली जो रिएक्शन है मेरी, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है मेरी 2H2S प्लस O2 2S प्लस 2H2O बना रहा है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे जो सल्फर है, सल्फर से क्या जा रहा है, यहां से हाइड्रोजन जा रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ क्या लग रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है। यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो लेकिन करवा कौन रहा है, देखिए यहाँ पे करवा कौन रहा है, ऑक्सीजन करवा रहा है। ठीक है, जिसके साथ जाके ऑक्सीजन किसके साथ जाकर के लगी है, हाइड्रोजन के साथ जाकर के लगी है। यानी कि जिसके साथ ऑक्सीजन जाके लगी है वो कैसा, ऑक्सीडेशन हुआ है। सल्फर के साथ जाके कोई ऑक्सीजन नहीं लगी तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है अपने लिए तो बेसिकली वही होता है कि जिसका रिडक्शन हुआ जी वही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली वो होता है जो ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करवाए ही करवाए। जिसने ऑक्सीजन ही नहीं प्रोवाइड करवाई वो किस चीज का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही नहीं होता। तो देखिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है, कौन करवा रहा है, O2 करवा रहा है। ठीक है ना। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या बात समझाना चाहता हूँ कि हर एक एग्जाम्पल में आप ये देख के पता नहीं लगा सकते। बेसिकली तो आप जितने बेसिक एग्जाम्पल आते हैं ना बोर्ड में, वो तो बहुत ईजी आते हैं। ये थोड़ा सा MTSC लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, वैज्ञानिका की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है ना। तो उसके लेवल पे पहचानने के लिए आपको जर्नल एप्टीट्यूड और आपका सामान्य ज्ञान भी लगाना पड़ेगा। और उस सामान्य ज्ञान की पहली बात क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो होगा ही होगा जिसमें ऑक्सीजन होगी। आपके लेवल पे जो NTSC में आता है तो ऑक्सीजन तो होना ही होना चाहिए। तो इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है इसका, एक ही कंपाउंड को ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो खुद ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाए, और ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करवाएगा, यहां से O2 प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है जी, आई बात समझ में। उसके बाद इसको देखिए, ये उसमें भी एग्जांपल आ गया, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और एक ही कंपाउंड का रिडक्शन, ये उसमें भी एग्जांपल आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए Mg के साथ कौन लग गया जाके, MgO2, MgO बन गया। तो MgO का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। किसने करवाया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ने। तो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, O2 है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद देखिए यहां से देखिए Mn से O2 हटके रिडक्शन हो गया इसका, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। और इसका क्या हो गया, देखिए ऑक्सीडेशन। अब सीधा सा पता है, या तो आप इसको ऐसे देख लो रिडक्शन ऑक्सीडेशन, या फिर इसको ऐसे देख लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने वाला ये, तो ये अपना कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दूसरा कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब आप इसमें पूछेंगे तो सर फिर ये किस चीज का काम कर रहा है। इसमें तो आपने कह दिया कि ऑक्सीडाइजिंग तो ये रिड्यूसिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग तो ये रिड्यूसिंग, इसमें तो पता लग गया। तो इसका तो रिडक्शन भी खुद को और ऑक्सीडेशन भी खुद को है, तो ये दोनों का काम करता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। ऐसा कंपाउंड जिसका खुद ही ऑक्सीडेशन खुद ही रिडक्शन हो रहा हो तो वो दोनों का काम करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, बहुत काम की बात बताई है मैंने। उसके बाद इसको देखिए, इसमें फिर सिमिलरली ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा वो 100% ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवाएगा तो ये कैसा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये कैसा अपने पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें देखिए एक ऐसा एग्जांपल भी ले लिया मैंने, कमाल की बात नहीं है, जिसमें दोनों ऑक्सीजन है, देखो। ठीक है ना, जिसमें दोनों क्या है, ऑक्सीजन। अब देखिए यहां 3 ऑक्सीजन है इसके पास, इधर जाके सारे के सारे ऑक्सीजन खत्म हो रही है। इधर इसके पास एक ऑक्सीजन है, वैसे तो 3 है, लेकिन अगर इधर देखें तो पीछे देखें तो एक ही लगी हुई है, इधर जाके देखें तो कितनी होगी, 2 होगी। यानी कि इसके पास ऑक्सीजन बढ़ रही है और इसके पास से ऑक्सीजन कम हो रही है। यानी कि जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है वही कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये कौन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हरदम जिसके पास ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा, ऐसा देखना पड़ता है प्रैक्टिस कर करके। तो इसलिए मैंने ऐसे सारे क्वेश्चन ये लिए थे जिनमें आपके अगर कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन दूर हो। कंसेप्ट आपने सीख लिया, वो सीबीएसई में अप्लाई हो गया, आप वहां पे कर देंगे क्वेश्चन। लेकिन इससे अलग लेवल के जब आप ओलंपियाड में बैठते हैं, एनटीएससी में बैठते हैं, तो आपसे वहां पे कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं हिलते, तब वहां प्रैक्टिस से क्वेश्चन हिलते हैं। ठीक है ना। जो मैं करवा रहा हूँ ना, मेरा सारा कंटेंट ऐसा है जो एनटीएससी के लेवल तक को आपको सारा क्लियर करवा देगा। ठीक है ना। आपका तो बस एक ही काम है, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा फैलाना वीडियो को। ठीक है ना। और पूरी वीडियो देखा करो, तभी आपके बीच में अगर कंसेप्ट छूट गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब देखो, अब तक तो हम ऊपर से वही चले आ रहे थे जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन है तो वही कंसेप्ट, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन देखिए हमेशा यही नहीं है कि ऑक्सीजन होगी वही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखना होता है कौन ज्यादा ऑक्सीजन देगा वही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे एक नया कंक्लूजन निकल के आ गया, एक कंक्लूजन नया निकल के आ गया। यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल के आया, देखिए कंक्लूजन्स क्या क्या है, बाहुबली दा कंक्लूजन क्या क्या निकले। पहला कंक्लूजन ये निकला, एक ही कंपाउंड का, सिंगल कंपाउंड का भी ऑक्सीडेशन भी हो सकता है एंड रिडक्शन भी हो सकता है। ठीक है। सिंगल कंपाउंड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। ठीक है। पहला कंक्लूजन ये निकल गया। दूसरा कंक्लूजन क्या निकल गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस ऑक्सीजन प्रोवाइडर। कहां तक, अप टू 10th लेवल। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीजन प्रोवाइडर होगा। मोर ऑक्सीजन प्रोवाइडर will be stronger ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो ये कंक्लूजन अपने निकल के आए हैं यहां से। ठीक है जी। तो ये थी रेडॉक्स रिएक्शन का सारा घमासान। अब एक और थोड़ा सा इससे अगला कंसेप्ट कि एक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक ये भी कंसेप्ट मैंने लिखवा था कि रिडक्शन में तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उसमें क्या होता है, लॉस। एक में तो इलेक्ट्रॉन अंदर, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, एक में तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आते हैं, मेटल एटम की तरफ आते हैं, एक में मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है ना। और आपने 9th क्लास में पढ़ा है इलेक्ट्रॉन लेगा कौन और इलेक्ट्रॉन देगा कौन। ठीक है ना। तो वहीं से वो चीजें जनरेट होती है। देखिए जैसे मेरे पास ये है सोडियम है, सोडियम की सेल क्या है 281, तो ये एक देना चाहता है, देके क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। ठीक है ना। ये कैटाइन बनाने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है। ठीक है। तो कैटाइन बनाने की टेंडेंसी क्या है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, कर रहे या नहीं कर रहा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इस बात को याद रखिएगा, आगे काम आएगी, कॉपी में उतार लेना इसको। ठीक है ना। कि जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्सीडेशन, और वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि जितनी भी मेटल है वो सारे के सारे क्या है, मोस्टली मेटल क्या है, मोस्टली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। सिर्फ आपकी 9th क्लास की बेसिक नॉलेज पे ही ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन लेगा, देखिए लेगा कौन, जैसे मेरे पास क्लोरीन है, कितने पड़े इस पे 287, तो स्टेबल होने के लिए इसको एक चाहिएगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। गेन ऑफ क्या हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर आपको 9th क्लास के बेसिक क्लियर हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये बातें भी क्लियर होगी। ठीक है, यहां से एक बात अपने को बिल्कुल समझ में आ रही है कि मेटल जो होती है, मेटल वो क्या करती है, वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करती है, ठीक है, और नॉन मेटल क्या जनरेट करती है, नेगेटिव चार्ज जनरेट करती है। यानी कि अगर नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज होगा, रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अपने पास अगर मेटल होगी, ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं, Zn प्लस H2SO4। अब यहीं से देख लीजिए, जिंक क्या एक मेटल है, ठीक है ना, मेटल है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक किस में जाएगा, Zn2 पॉजिटिव में क्यों जाएगा, क्योंकि सल्फेट पे 2 नेगेटिव होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहां से पता चल जाता है, ऐसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ZnSO4 बन गया, प्लस क्या निकल गया, H2 निकल गया। ठीक है, तो डिटेल जो मैकेनिज्म है वो हायर क्लासेज में आएगा। यहाँ पे मैंने आपको आइडिया दे दिया, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, लास्ट बताइए आपको बात बता दी। ठीक है जी, तो यहाँ पे समाप्त होता आपका रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आखिरी कंसेप्ट करते हैं इस चैप्टर का, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, ठीक है ना। रेंसिडिटी का मीनिंग क्या है कि खाना रखा रहता है ना, ऑयली और फैट, जिस खाने में ज्यादा ऑयल होगा, फैट होगा, जैसे शादी में जब खाना बनता है ना, शादियों में और गर्मी में, तो वो ना ज्यादा दिन तक नहीं आप उसको रख सकते, उसमें गंदी सी स्मेल हो जाएगी, उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। दही है, जैसे दही बनाई, रात बनी वो दही, आपने उसको उस अगले दिन कंज्यूम नहीं किया, शाम को उसमें फॉल स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है। तो रेंसिडिटी क्या है, बेसिकली रेंसिडिटी का मीनिंग है जो भी खाने की चीजें हैं अगर उनमें ऑयल और फैट है, ठीक है ना, तो कुछ टाइम के बाद उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो खाने लायक नहीं रहती, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, एक अच्छा सा एग्जांपल है रेंसिडिटी का, आप ना लेज का पैकेट लिए, कोई भी लेज, स्पेनिश टोमेटो टैंगो ले आए या ग्रीन कलर का ले आए, मसाला वाला ले आए, कोई भी लेज आप ले आए, और आपने उसको ओपन करके रख दिया और आपने हवा के नीचे रख दिया उसको, बेटर है कि आप रात को ना उसको खोल के और हवा के नीचे रख दे, तो सुबह जब आप उसको खाएंगे तो आपको फील होएगा कि इसमें ना नमी आ गई है, इसका टेस्ट चेंज हो गया है, ठीक है ना, अलग तरह की स्मेल हो गई है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, बाहर एयर में से ऑक्सीजन आती रहती है और उसको ऑक्सीडेशन कर देती है, और ऑक्सीडेशन होकर फूड क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता। तो इसी का नाम क्या होता है, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी इज द स्लो oxidation of fat and oil present in our food stuff। ठीक है, टू मेक दैम नॉन ईटेबल या टू मेक दैम नॉन ईटेबल या नॉन कंज्यूमेबल, ठीक है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं, इतना काफी है। तो स्लो ऑक्सीडेशन होता है, स्लो फास्ट की बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन नॉट कन्वेड बाय ए केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन, तो उससे क्या इंफॉर्मेशन निकलती थी कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी। तो ये स्लो का मीनिंग क्या है, स्लो का मीनिंग है 1 घंटे में भी, स्लो का मीनिंग 2 घंटे में भी, स्लो का मीनिंग 1 हफ्ते में भी, स्लो का मीनिंग 1 रात में भी, स्लो का मीनिंग 1 साल में भी। ठीक है ना, कुछ रिएक्शन तो इतनी फास्ट होती है, अभी डाला साथ में फटेगी, ठीक है ना, तो कुछ 1 मिनट से भी कम जिनका टाइम होता है ना उनको फास्ट में ले लेते हैं, 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा मॉडरेट में, वो एक अलग मतलब बाद की बातें हो। ठीक है, तो स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल का, ठीक है ना, तो ऐसी चीजें जिनमें फैट एंड ऑयल होगा उन्हीं की रेंसिडिटी होगी। ठीक है, तो रेंसिडिटी से कैसे बचाया जाए, तरीके क्या क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी।
बड़ी खतरनाक चीज होगी ये तो ऑक्सीजन तो, ठीक है ना, सांस लेने के लिए जरूरी है, लेकिन खाने पीने की चीजों के लिए तो जो फैट और ऑयल वाले उनके लिए तो खतरनाक होगी। तो सबसे पहला मेथड है प्रिवेंट करने का, प्लेस इन एयर टाइट कंटेनर। प्लेस की जगह स्टोर भी कर लीजिए, स्टोर कि जो अपना फूड स्टफ है ना उसको स्टोर कर लिया आप एयर टाइट कंटेनर में। एयर टाइट कंटेनर जिनमें एयर ना जा पाए, ऐसे जार, ऐसे बर्तन ले ले, मिट्टी के बर्तन ले ले ऐसे, ठीक है ना, जितनी मिट्टी के बर्तन आते हैं और वो एयर टाइट कंटेनर हो। जैसे अचार रखते थे ना, अचार, आम का अचार बहुत लोगों का खराब हो जाता था, तो वो उसको ऐसे रखते थे एयर टाइट कंटेनर में, ठीक है ना। आई बात समझ में, साथ में ऑयल डाल लेते थे उसमें, ठीक है, ऑयल बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑयल उसके अंदर डाल लेते थे, ठीक है ना। तो ऑयल डालने से क्या हो जाता था, तो वो एयर को कांटेक्ट में नहीं आने देता था उस सामान के जो खाने का है, ठीक है ना, वो सामान बच जाता था, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा है यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की अलग अलग स्पेलिंग है, ठीक है ना। खाने को रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, वहां पे टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट नहीं हो पाएंगे और ऑक्सीडेशन से बचा रहेगा खाना, ठीक है। तीसरा है फ्लश विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस। जो ये लेज आते हैं, चिप्स आते हैं, कुरकुरे आते हैं, इनके पैकेट में आपने देखोगे ना, कई लोग कहते हैं आवा आवा बरखी थी यार, इतने पैसे ले लिए, तो वो जो हवा भरी होती है ना, वो क्या होती है, वो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस होती है, ऐसे होती है, देखिए, एक अनरिएक्टिव गैस होती है नाइट्रोजन, रिएक्ट नहीं करती है। जो आपने खाना खाया, जिसमें आपके फिल कर रखी है, उस फूड स्टफ के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करती। दलिए में आती है आपके, ठीक है ना, जो आप लेके आते हैं, पोहा लेके आते हैं, और भी सामान पैकेट है, बादाम, उनमें सब में नाइट्रोजन फिल करते हैं, क्योंकि अनरिएक्टिव और कोई गैस फिल नहीं कर सकते, वो रिएक्शन कर सकती है, तो उसमें नाइट्रोजन फ्लश करते हैं, तो इसलिए फ्लश विद नाइट्रोजन गैस करके भी हम फूड स्टफ को बचा सकते हैं। फोर्थ क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इनमें हम ऐड कर सकते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव, डिफरेंट टाइप के फूड प्रिजर्वेटिव आते हैं, BHT है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के फूड प्रिजर्वेटिव फूड में डाले जाते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। ऐड भी आती है वो उसकी पतंजलि की कि बिना फूड प्रिजर्वेटिव के बनाया हो, अच्छे से स्टोर किया हुआ। फूड प्रिजर्वेटिव केमिकल्स होते हैं जो आपका फूड है उसकी लाइफ को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो उनसे भी हम क्या करते हैं, अपने जो मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। ऑयल भी एक फूड प्रिजर्वेटिव की केस में ही आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्लो ऑक्सीडेशन होके खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ कम अमाउंट में पड़ी होती है वो चीजें, ठीक है जी। तो ये था अपना सारा का सारा मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन, वैसे तो कोरोजन को हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटल नॉन मेटल में। यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूं मैं कोरोजन क्या है। देखिए, आपका मेटल का सरफेस है, कोरोजन मेटल का दुश्मन, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मेटल का दुश्मन। मेटल का दुश्मन, और नहीं मैं तेरा दुश्मन, तो ये किसका दुश्मन, मेटल का दुश्मन, ठीक है। तो ये मेटल के सरफेस या मेटल का दुश्मन है कौन, कोरोजन। कैसे लगता कोरोजन, ये एजेंट लाइक ऑक्सीजन, वाटर और मॉइस्चर, ये राक्षस आते हैं, ठीक है ना। मेटल एक सीधा साधा बेचारा सरफेस, उस पे 3 तरह के राक्षस आगे चिपक जाते हैं, क्या क्या, एयर में से ऑक्सीजन, पानी या नमी। इन 3 के कांटेक्ट में, अगर 3 में से किसी के भी कांटेक्ट में अगर आ जाए, ठीक है ना, वैसे तो कंडीशन होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन होती है, तो इनके अगर कांटेक्ट में अगर मेटल का सरफेस आ जाए तो वो कोरोडेड हो जाता है, और कोरोडेड होने से मेटल का सरफेस धीरे 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 डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है,
और मेटल खत्म होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। आपने देखा लोहा जंग, उस पर जंग लग जाता है, जंग भी क्या है, कोरोजन है। पहले तो कितना मजबूत होता है, लेकिन उसी को आप फेंक दो मिट्टी में, कई दिनों के बाद उठा के देखो, ठीक है ना, तो वो धीरे 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 खत्म हो जाता है। आप पकड़ेंगे ना आदमी ऐसे अपने आप ही टूट जाएगा, तो वो कोरोजन है। तो कोरोजन क्या है, द स्लो डिप्लीशन ऑफ मेटल surfaces by the agents like wind, water and moisture, ठीक है। स्लो डिप्लीशन ऑफ मेटल सरफेस, स्लो डिप्लीशन मीन्स धीरे धीरे खत्म होना, एकदम तो नहीं खत्म होता। आज 5 किलो लोहा ले गए घर पे रख लिया और कहते जादू डिप्लीट हो जाए, ऐसे थोड़ी ना है, टाइम लगेगा उसमें, ठीक है ना। तो टाइम क्यों लगता है वो तो अलग है, काइनेटिक्स की बात है कि रिएक्शन फास्ट क्यों होती है, स्लो क्यों होती है। तो स्लो डिप्लीशन हो जाना मेटल के सरफेस का, किसके कारण, विंड में से एयर ऑक्सीजन आने के कारण, या वाटर के कारण, या मॉइस्चर के कारण। तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, भाई ये मेटल कोरोडेड होगी, ठीक है ना। और कोरोजन को बचाने के तरीके आपने क्लास में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, ठीक है ना, वो तरीके हैं कोरोजन को बचाने के। जैसे आयरन पे जो कोरोजन लगता है उसको बोलते हैं रस्ट, रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ब्राउन कलर का लगता है, ये ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का रस्ट होता है, ठीक है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, कोरोजन है एक टाइप का, ठीक है ना, ब्राउन कलर का होता है। क्या फॉर्मूला होता है उसका, Fe2O3 डॉट XH2। ये पेपर में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, एमसीक्यू आने स्टार्ट हो गया ना, तो इसमें पूछा जा सकता है कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 XH2, ठीक है जी। फिर कॉपर का क्या होता है, कॉपर का, कॉपर पे जो लगता है, कॉपर पे ग्रीन कलर का लगता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। क्या होता है उसका, CuOH ट्वाइस CuCO3, ठीक है, आई बात समझ में। और पूछा जाता है सिल्वर पे कौन सा लगता है, सिल्वर पे ब्लैक कलर का लगता है, ब्लैक कलर का Ag2S, ठीक है जी। तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग कोरोजन होते हैं। तो ज्यादा डिटेल में तो हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, कैसे कोरोजन के लिए क्या क्या कंडीशन है, किस किस जगह पे लग सकता है, कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन से मेथड कोरोजन के लिए अप्लाई करें। यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रस्टिंग का, ठीक है। तो रस्टिंग क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द कोरोजन ऑफ आयरन, किसके थ्रू, इन एजेंट्स के थ्रू, ठीक है जी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपने ये चैप्टर खत्म कर दिया। इसके बाद भी चैप्टर कंटिन्यूटी में रहेंगे 2nd, 3rd, 4th चैनल के ऊपर। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।